नमस्कार। आज हम मौजूद हैं 133 तिलर विधानसभा के फिरोजपुर ग्राम में। यहाँ की जनता से जानेंगे कि इस बार क्या सत्ता परिवर्तन होना चाहिए, क्या अगर सत्ता परिवर्तन चाहते हैं उनके क्या मुद्दे होने चाहिए, क्या विकास की बातें होनी चाहिए, और जो 5 साल पहले जो विधायक रह गए उनके पक्ष में क्या बातें हैं, इस बार क्या वो विधायक बदलवाना चाहते हैं। इन सभी बातों पर चर्चा करने के बीच यहाँ के ग्राम फिरोजपुर में हमारे बीच तमाम ग्रामवासी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि आखिर इस बार किसकी सरकार, क्या विकास होना चाहिए। इन्हीं बातों पर चर्चा करने के बीच में सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? ब्रजेश वर्मा। सबसे पहले बहुत बहुत आपका स्वागत है। आपको भी धन्यवाद। ब्रजेश जी, बताइए इस बार यहाँ की एक ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात कर ली जाए थोड़ी सी, तो आंकड़े क्या कहते हैं विकास को लेके? जी, बड़ा सौभाग्य है कि आपने न्यूज़ इंडिया की डिबेट में मुझे मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं आपका भी बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा कि एक छोटे से गांव फिरोजपुर में आपने अपना जो समय दिया और विधानसभा के चुनाव का जो बिगुल बज ही गया है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे समाज का सौभाग्य है जी कि हमारे ही समाज के विधायक माननीय श्री रोशन लाल वर्मा, जिनको मैंने तीन बार यहाँ से जिताकर विधानसभा में भेजने का काम किया। जी, बहुत खूब। चूंकि मैं इसी गांव में रहता भी हूँ और मैं भी प्रधान ग्राम कुआं डांडा से हूँ, ग्राम पंचायत कुआं डांडा का मैं वर्तमान में प्रधान हूँ। सौभाग्य इस बात का है कि विधायक जी के जो वंशज हैं जी, जिनका हम नाम लें स्वर्गीय मूलाराम वर्मा, बिल्कुल, वो पैतृक मेरे गांव के ही थे। लेकिन एक बार, 2 बार, 3 बार, जैसे कहा जाता है ना, किसी भी प्रतियोगिता में 1, 2, 3 कहा जाता है। और 3 की कहने के बाद में प्रतियोगिता शुरू हो जाती है और उसके बाद में कोई संख्या नहीं बचती, फिर वो उस प्रतियोगिता का अंत भी हो जाता है। तो हम लोगों ने बड़े प्रयास के साथ 3 बार विधायक बनाया। बड़ी आशाएं थी कि क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र का सम्मान होगा, और हर आदमी को गर्व होता है कि मैं अपने समाज का, बैकवर्ड का जो विधायक बना रहा हूं, मेरे समाज का सम्मान होगा। मोदी का दूसरा चेहरा अगर देखा जाता है तो योगी में देखा जाता है। जी जी जी, ठीक है ना। कहीं ना कहीं अगर ये भी आंकड़ा लगाया गया है कि अगर मोदी जी का चेहरा देखकर ही योगी बने हैं। जी जी, लोगों ने योगी को कभी नहीं परखा था कि इस बार क्या योगी करेंगे। मोदी को जाना तभी योगी को वोट दिया। और खास करके किसान और ग्रामीण क्षेत्र में लोग जानवरों से बहुत परेशान हैं। सबसे बड़ी 99% यही सबसे बड़ी समस्या लोगों की रही है। उसमें चाहे वो किसी भी वर्ग का आदमी हो। जी जी जी, इस बार इन खुदे हुए जो जानवर हैं इनको अगर ध्यान में रख लिया जाए तो क्या राजनीति पर फर्क पड़ रहा है? वैसे तो मुझे ये लग रहा कि मेरी बहन मायावती जी और योगी जी इनमें अंतर नहीं। बहन जी ने भी मेरा राजनीति के लिए परिवार छोड़ा, आज तक वापस घर नहीं गई। और सेम इसी तरीके से योगी जी ने भी अपना परिवार छोड़ा, अपने घर नहीं गए। उनके पिता के भी खत्म हो गए तब भी वो घर नहीं गए। देखना ये है कि बाकी अन्य लोग जिनने पूरे परिवार को बढ़ाने का काम किया, और बात आपने कही कि गायों के लिए कोई व्यवस्था, तो मैं ये बताना चाहूँगा आपको, सरकार ने व्यवस्थाएं तो बहुत की, थोड़ी सी कमी रही। अगर सरकार ने जिस तरीके से और भी अभियान चलाकर काम किए, और मैंने बीच बीच में भी प्रयास किया कि मैं अपनी बात सरकार तक पहुंचाऊं, लेकिन नहीं पहुंचा पाया। मैं विपक्ष में होने के नाते मन में तो रखी, ये जिम्मेदारी विधायक की थी, जो विधानसभा की यूनिट है उसकी जिम्मेदारी थी कि विधानसभा में अपनी बात रखते, क्योंकि एक प्रबल समस्या सबसे बड़ी है ये गौ वन्य जीव। उन जीवों की जो दुर्दशा आज देखने को मिल रही, ये दुर्दशा देखने को नहीं मिलती। तो इसके लिए क्या करा जाता है? कहीं पर ये होना चाहिए था। मेरा जहाँ तक सुझाव है, मैं सरकार नहीं हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ये सुझाव था कि सरकार ने एंटी रोमियो, भूमाफिया अभियान और इस तरीके के बहुत से अभियान चलाए। योगी जी ने बहुत बड़ा जो है कंट्रोल करने का काम किया। आजम खां जैसे भूमाफिया का एक जो सांसद था, 23 महीने हो गए, अभी उसकी जमानत नहीं हुई। तो योगी जी ने बढ़िया काम किया। जो बहन जी मायावती जी क्या करती थी, सेम इसी तरीके से उन्होंने किया है। मैं बधाई देना चाहूंगा। लेकिन गाय के ऊपर उनको इसी तरीके से कि योजना बनानी चाहिए थी। उस योजना के तहत सबसे ज्यादा प्रतिबंधित करते जो गाय छोड़ता है उसको, उसे प्रतिबंधित करना चाहिए था कि अगर कोई गाय छोड़ेगा तो ये गौ माता मेरी ही नहीं आपकी भी है, आपका दायित्व बनता है। और जो नकली गौरक्षक बन रहे
नकली असली नकली भी हैं लोग क्या? बिल्कुल बिल्कुल, असली गौ रक्षक मैं हूँ। मेरे पास 7 गाय हैं। सुबह उठ के उनको पानी पिलाता हूँ, चारा खिलाता हूँ, कहीं बाहर जाता हूँ उनकी चिंता रहती है मुझे। असली गौ रक्षक तो मैं हूँ। नकली क्या? नकली कौन से रेडी में होते हैं? घायल गाय के पास गए, फोटो खिंचा लिया, अच्छा, वो नकली गौ रक्षक होते हैं। मेरा मानना है, शायद हमारे संज्ञान में तो आपका भी यही मानना होगा। कई बार घायल गायों के पास मैंने उनको देखा, मेरा उनसे विवाद हुआ। मैंने कहा अगर आप असली गौरक्षक बनना चाहते हैं तो आप असली गौरक्षक नहीं। इस तरह से वो लोग काम भी तो अच्छा कर रहे हैं कि अगर किसी गाय का एक्सीडेंट हो जाता है, रोड के किनारे पड़ी है, तो उसको अगर मर गई है तो उसको कफन दफन उसका जिस तरीके से होना चाहिए, अगर बीमार है, लाचार है, तो उसको अस्पताल ले जाते हैं। इसको किस नजरिए देखते हैं? आखिर ऐसे नकली कैसे? मरने से पहले अगर वो घायल पड़ी थी तब उसके पास आते, उसको पानी पिलाते, चारा काट के खिलाते, और अगर मर गई तो उसका अंतिम संस्कार विधि विधान पूर्वक अगर किया है तो उनका हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार। लेकिन उनसे जो गौरक्षक बनते हैं, आप भी कभी अवसर मिले तो पूछ लेना, मैंने तो उनसे पूछा है। केवल ये जब ढकोसला करने आए थे इस तरीके के लोग, तो मैंने कहा मानवर असली गौरक्षक मैं हूँ, असली सेवक मैं हूँ। देखिए अभी हाथों से पानी पिला के आया हूँ, नांदी करके आया हूँ। मुझे तो भरोसा है आपके घर पर पत्थर की भी गाय नहीं हो सकती। अगर हो तो आप हमको एक फोटो दिखा दें। तो खुली हुई जो गाय, हमें लग रहा कि वो इस तरीके के नकली गौरक्षक हैं जी। तो आप एक तो फिर आप इतनी सेवा करते हैं गायों की, तो गाय जो है हिंदू धर्म में बहुत ही एक माँ के समान होती है, गाय को माना जाता है। जो खुली गाय घूम रही है उनके लिए नकली गौरक्षकों को लेकर क्या संदेश देना चाहेंगे? असल में गौ जो है वाकई मेरी माता है, मैं नहीं कह रहा हूँ। एक बहुत बड़ा विद्वान, प्रकांड विद्वान मुस्लिम समाज से मिला था, मैंने उसकी बात को सुना, मुझे बड़ा गर्व हुआ। उसने कहा कि मैं जब छोटा था मेरी माँ बताती थी कि बेटा मेरे पास तेरे पिलाने को दूध नहीं था तो ये गाय तुझको दूध पिलाया करती थी, ये तेरी दूसरी माँ है। तो गाय हो गई समस्या की। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर रोशन लाल वर्मा की, और अब आ गई हैं उनकी जगह पर बीजेपी में आ गई सलोना जी। एक तरफ सलोना, एक तरफ रजनीश, एक तरफ फैजान जी जी, और एक तरफ आपके ये हो गए जी जी। तो इन सभी लोगों के कहने तो चुनावी आंकड़ा क्या कह रहा है इस बार विधानसभा 133 का? ये 133 विधानसभा में आंकड़ा तो ये कह रहा कि जो भौगोलिक स्थिति विधानसभा की है उसके अनुसार जो जातीय आंकड़े हैं, बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी बहुत मजबूत है। वो इस मायने में कि 70,000 यहाँ का उनके सजातीय वोट है जिसे हम मुस्लिम मतदाता कहें, और बाकी बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है कम से कम 60,000 बहुजन समाज पार्टी का वोट है, और फिर उनके व्यक्तिगत व्यवहार का वोट है। तो कुल मिला के अगर मुस्लिम समाज उनका भरपूर साथ दे देता है तो बहुजन समाज पार्टी से कोई भी मजबूत कार्यकर्ता नहीं है। बीजेपी ने कोई विकास नहीं करा पाया, जैसा कि आप ही लोगों के अकॉर्डिंग है कि बीजेपी ने कुछ अच्छा विकास नहीं करवाया। कुछ लोग कहते हैं समाजवादी को अब इस बार लाएंगे। तो अगर बसपा की बात कर ली जाए, बहुजन समाजवादी पार्टी की, तो क्या नीति है उनकी? क्या इस बार करके कुछ अच्छा करने वाली है? क्या है? बहुजन समाज पार्टी की नीतियां पहले से ही प्रसार में चल रही थी। आपको मालूम है ज्योतिबा फुले योजना, सावित्रीबाई फुले योजना, महामाया स्कीम, ये सारी योजनाएं चल रही थी। ये समाजवादी पार्टी ने जैसे ही सरकार बनी उनको रोकने का काम किया। अपनी अपनी जगह पे तो सपा ने भी चलाई है, बीजेपी ने भी चलाई है, और कांग्रेस ने भी ये सभी चीजों को रखा है। जी जी। तो उनको किस कैटेगरी में रखेंगे? क्या तुलना करेंगे उनसे? नहीं, समाजवादी पार्टी ने भी बेरोजगारों को भत्ता देने का काम किया, समाजवादी पेंशन देने का काम किया, और किसानों के हित में बहन मायावती जी से पीछे रहे थे, क्योंकि किसानों के हित में अगर कोई काम किया तो सबसे ज्यादा गन्ने का 125 रुपए से मूल और 250 रुपए तक पहुंचाने का काम मायावती जी ने किया था। उसके बाद में समाजवादी पार्टी ने भी करीब 40 रुपए बढ़ाने का काम किया। बीजेपी ने कुछ नहीं किया क्या? बीजेपी ने तो 5 साल में मात्र 25 रुपए बढ़ाने का काम। किसानों के साथ इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा अन्याय। साथ ही साथ एक छोटा सा सवाल और कहेंगे आपके लिए, यही नहीं और आपके साथ जितने भी लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों के नजरिए से आपके लिए प्रत्याशी मायने रखता है या पार्टी? पार्टी सर्वोपरि होती है, प्रत्याशी तो पार्टी बनाया करती है। प्रत्याशी से ही पार्टी चलती है? प्रत्याशी से पार्टी नहीं चलती, पार्टी से प्रत्याशी चलती। प्रत्याशी ही फिजा को बनाता है पार्टी। वो दूसरा प्रत्याशी आएगी जिसकी फिजा खराब होगी। अब हम कह लेंगे कि गौरक्षक की तरह असली नकली भी प्रत्याशी होते हैं क्या? होते हैं, उनको बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। कोई भी पार्टी हो, रोशन लाल वर्मा को भरोसा था कि मेरी पार्टी के प्रति अच्छी निष्ठा नहीं रही, पार्टी के प्रति मेरा भरोसा नहीं रहा, मुझको हो सकता है पार्टी निकाल दे। पार्टी ने निकाला नहीं। अभी आपने कुछ समय पहले बोला कि उन्होंने अपना विकास कराया, आपकी नजर में उनका अपना विकास क्या हुआ है? अपने विकास के बारे में आपसे कोई बात छुपी नहीं होगी, मुझे लग रहा है मीडिया से कोई बात छुपी नहीं। निगोही में इतने भूखंडों पर अवैध निर्माण, अवैध कब्जा,
पता नहीं कितनी ऐसी विवादित जमीनें, क्योंकि मुझे तो पूरी जानकारी है। उनके स्वर्गीय मुलाराम हमारे गांव के निवासी थे पिताजी, तब उनकी क्या स्थिति थी। आज जिस गांव में आप चले जाएं, किसी गांव में 150 बीघा जमीन माननीय विधायक जी के सानिध्य में, किसी गांव में 200 बीघा जमीन माननीय विधायक जी के सानिध्य में। दो भाइयों के बीच में अगर कहीं झगड़ा हो गया और उन्हें पता कि इनका विवाद जो है एक जमीन को लेकर विवाद चल रहा है, तो दूसरे को अपने पाले में किया। उन्होंने कहा विवाद की समस्या का हल मैं करूंगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। तो उन्होंने कहा विधायक जी आप कर दीजिए। उसका हल निकाला और हल किया, और उस हल में यही निकला कि जो भी भूखंड, जो भी जमीन, जो भी इस तरीके की चीज है अपने नाम करा के, और उसको जो बना उसको दे दिया। अकॉर्डिंग टू यू, आपकी बातों के आधार पर क्या ये कह सकते हैं कि सिर्फ रोशनलाल ने अपना ही विकास कराया, समाज के बारे में नहीं सोचा? इस बार क्या 133 विधानसभा से क्या टक्कर में रोशनलाल मार खा जाएंगे क्या? बिल्कुल, अपने विकास का मैं उनका एक उदाहरण देना चाहूँगा कि लोगों की नज़र में और मेरे भी अनुभव से लग रहा है कि कम से कम आज के टाइम पर वो 10 पेट्रोल पंपों के मालिक हैं। कल्पना की थी आपने 2007 से पहले कि मैं एक पेट्रोल पंप का मालिक बनूंगा? हाथ से बांटने वाला, हाथ से तौल कर देने वाला। तेल तो बेचा करते थे, लेकिन आज 10 पेट्रोल पंपों के मालिक हैं। और जो लाल वर्मा जी, रोशनलाल वर्मा, माननीय रोशनलाल वर्मा 10 पेट्रोल पंपों के मालिक हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप में चाहे अप्रत्यक्ष रूप में। 10 पेट्रोल पंपों का रिजल्ट साफ, सुन लीजिए। और बाकी समाज के विकास की अगर जहाँ पे बात आती है, तो कम से कम 22 दारू के ठेका, मदिरा के ठेका उनके मालिक हैं। चाहे आप मंदनापुर से चले जाएं, मंदनापुर से शुरू हो जाएं, चले जाएं बीसलपुर तक, और यहाँ तिलहर से चले हो जाएं पुमाया तक, इस परिधि में पता नहीं कितने शराबों के ठेकों के वो मालिक हैं। तो इसमें अगर थोड़ी सी भी हिस्सेदारी दे दी होती उस समाज को, तो आज उनको ये मुंह देखना नहीं पड़ता कि क्या होने वाला। मैं आपको बता दूं कि समाज इस बार उनसे 80% उनके निजी विकास को देखकर, आपको अगर निजी विकास करना है तो समाज को दूर हटा, तो अपना निजी विकास करते रहो। तो समाज ने तुमको ताकत दी, तुम्हारा दायित्व बनता था कि विकास में समाज को हिस्सेदारी देते। हिस्सेदारी समाज को दी नहीं, समाज उनसे 80% दूर भाग गया है। और रही बात चुनाव की, तो मुझे तो लग रहा कि जो भी प्रत्याशी यहाँ से जीतेगा वो शाहजहांपुर में तो रिकॉर्ड बनाएगा ही बनाएगा। रोशनलाल को हराने का रिकॉर्ड हो सकता है वो मंडल पे बनाए। इतना मान गए हैं? बिल्कुल, कटु सत्य है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जो भी प्रत्याशी उन्हें हराएगा, मैं अभी किसी जीतने वाली की पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो भी उन्हें प्रत्याशी हराएगा, समय तय करेगा, विधायक जी को मंडल के रिकॉर्ड में हराएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अपना कीमती वक्त